Hello students, and this is Varsha Singh from Achievers Academy. So as you know, in our previous lecture we have already completed our first chapter of our book, okay, of English, right? So right now we are left with two poems in the same unit. One is Dust of Snow and the other one is Fire and Ice. So let's start. So as you can see here, we have our first poem, that is Dust of Snow, and it is written by Robert Frost. Okay, this poem is very short and simple actually, but it has a deeper and larger meaning. So it consists of only two stanza. Okay, so let's move further. So as you can see here in our first stanza, we are having: the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So shook down, what does shook down means? Shook means shaking of something, right? And hemlock is a kind of tree, a poisonous tree which consists of small flowers. Okay, so यहाँ पे poet क्या बोल रहे हैं? The way a crow shook down on me. Okay, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. सो यहाँ पे एक सीन क्रिएट किया गया है, पोइट के इमेजिनरी सीन है, जहाँ पे पोइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारे पोइट हैं वो एक प्लेस से गुजर रहे हैं. विंटर का टाइम है, जिसके वजह से सारे जो ट्रीज़ हैं वो स्नो से अच्छी तरीके से कवर्ड हैं. ठीक है, जब वो वहाँ से गुजर रहे हैं उस टाइम पे उनका मूड अच्छा नहीं है. ठीक है, और वो वॉक करते करते एक ट्री के नीचे से जाते हैं. वो ट्री हेमलॉक ट्री होता है जो कि पॉइजनस है. ठीक है, और उस सडनली वहाँ पे एक क्रो आता है और उस पेड़ पे आके बैठ जाता है. क्रो के आने के वजह से वहाँ पे जो स्नो है, जो ट्री के ऊपर स्नो है वो हिल जाता है और सर्टेन अमाउंट ऑफ जो स्नो है वो पोएट पे गिरता है. अब यहाँ पे पोएट ने उसको डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है. ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं स्नो के उसको डस्ट ऑफ स्नो कहा है. सो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ जो स्नो है वो पोएट के ऊपर गिर जाता है. ठीक है, सो उस टाइम पे पोइट जो है वो एक्चुअल में अच्छे मूड में नहीं है. सो उस चीज़ को वो इतना स्पेसिफिकली लेते नहीं है, बट उन्होंने सेकंड स्टैंजा में पूरी तरीके से सिर्फ अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब की है. जो जब वो स्नो का जो पार्टिकल है उनके ऊपर गिरता है तो कैसा वो फील कर रहे हैं. सो एज यू कैन सी इन दिस शॉर्ट स्टैंजा देयर इज़ अ मीनिंग, राइट, देयर इज़ अ मैसेज. द मैसेज इज़ कि जो पोइट है हमारे पास वो एक्चुअल में अच्छे मूड में नहीं है, बट ड्यू टू ये जो सिग्निफायर्स हैं, यहाँ पे आपका हेमलॉक ट्री एंड जो आपका क्रो है वो एक सिग्निफायर्स हैं. एक्चुअली हम इन्हें सिग्निफायर्स ऑफ सैडनेस बोलते हैं. दीज आर नॉट पॉजिटिव थिंग्स, राइट, दीज आर नेगेटिव थिंग्स. हेमलॉक ट्री भी एक पॉइजनस है एंड क्रो का भी आना वहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है. बट क्योंकि ऑलरेडी पोइट इज़ इन अ बैड मूड, सो वो उसको नेगेटिव वे से नहीं देख रहे हैं. सो लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा है: has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued means regret. ऑलरेडी कुछ ऐसा हो चुका है जिसके वजह से पोएट बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, अच्छे मूड में नहीं है, वो उसको रिग्रेट कर रहे थे. तो चलिए आगे देखते हैं. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका जो डे बहुत ही ज़्यादा टेरिबल रहा है, अच्छा नहीं रहा है, वो अब जब से वो स्नो उनके ऊपर गिरा है तब से उनका मूड इंस्टेंटली चेंज हो गया है. ही इज़ एक्चुअली फीलिंग गुड, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि एक हेमलॉक ट्री और क्रो एक पॉजिटिव सिग्निफायर्स नहीं है, फिर भी वो उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख सकते हैं उस टाइप पे. ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. और वही कह रहे हैं क्योंकि मेरा पूरा दिन ऑलरेडी बुरा था, बट पूरे दिन में ये एक चीज़ थी जो उनके साथ अच्छी हुई थी. सो जनरली जो आपका हेमलॉक ट्री है एंड क्रो आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस, बट द पोएट यूज दैम ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे द इनऑस्पिशियस थिंग. अपशगुन हम जो चीज़ों को बोलते हैं वो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में उन्होंने डिफरेंट वे से देखा, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में जॉय और हैप्पीनेस फील कर सकते हैं. सो here the message which poet wants to give us is: one must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless us.
ओके। सो जो चीज़ जैसी है, जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको किस तरीके से देखते हैं और कैसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। द राइम स्कीम देखनी है हमें पोएम की, तो हम पोएम की राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम क्या होती है, सो किस तरीके से पोएट में जो वर्ड्स है वो राइम कर रहे हैं, वो उसका राइम स्कीम है। देखिए, फर्स्ट द वे अ क्रो, द वे अ क्रो, ये आपका पहला पार्ट जो है आपका ए है। दूसरा शुक डाउन ऑन मी, ये आपका बी है, ये आपका बी है। देन स्नो, तो क्रो से स्नो मैच कर रहा है, तो ये आपका फिर से ए है। एंड ट्री, मी और ट्री अगेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सो आपका जो राइम स्कीम है यहाँ पे वो क्या होता है, आपका राइम स्कीम होता है फर्स्ट स्टैंजा के लिए ए बी। सेम सेकंड स्टैंजा में जाते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, हार्ट को आप सी दे दो। मूड डी, पार्ट, हार्ट और पार्ट रिपीट हो रहा है, सो सी एंड ड्रू, दैट मीन्स डी। सो यहाँ पे आपका जो राइम स्कीम है वो है सी डी सी एंड डी। सो दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। सो राइम स्कीम्स ज़रूरी थी, हमने राइम स्कीम्स देख ली, ओके, इसके मीनिंग्स भी देख लिए। अंदर कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी यूज़ हुए हैं, ओके। पोएटिक डिवाइस में अगर आप देखें तो आपके पास एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन जहाँ पे वर्ड्स को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो हैज़ और हार्ट एच, देन एंड सेव सम मूड, सेव्ड एंड सम। सो ये आपका एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोएम। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पोएम भी है। द नेक्स्ट पोएम इज, so before starting that, as you can see here, thinking about the poem, so just try to solve it. Next poem is Fire and Ice. So again this is written by Robert Frost, okay, again this is written by Robert Frost, and this poem is again of 2 stanzas, okay। एंड यहाँ पे भी जो 2 एलिमेंट लिए गए हैं वो है फायर एंड आइस। सो व्हाट एक्चुअली पोएट वांट्स टू कन्वे हियर, राइट। सो एक्चुअली इन दिस पोएम फायर एंड आइस इज अ स्ट्रॉन्ग सिंबलिक पोएम, राइट, वेयर फायर एंड आइस बोथ हैव डिफरेंट एस्पेक्ट। फायर इज यूज्ड हियर, फायर is used to symbolize the desire and ice symbolizes the hatred. यहाँ पे फायर आपका डिज़ायर के लिए यूज़ हो रहा है और आइस आपके अंदर जो हेट्रेट है उसको बता रहा है। इन दिस पोएम द पोएट यूज द आइडिया दैट देयर आर 2 ग्रुप्स हु हैव देयर ओन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। सो कुछ का ऐसा मानना है दैट वन डे द वर्ल्ड विल एंड, राइट, हाउ। सो कुछ का ऐसा कहना है द फायर विल बी द रीज़न एंड सम सेज दैट आइस कुड बी द रीज़न, हाउ, because both these components are compared with self destructing emotions. इसको यहाँ पे पोएम ने वर्ल्ड की बात की है कि वर्ल्ड को या तो फायर या तो आइस ख़त्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट यहाँ पे पोएट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है कि इसे ह्यूमन लाइफ से डिस्ट्रॉय किया गया है। ह्यूमन लाइफ में 2 चीज़ें हैं जो ह्यूमन लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, एक है उसका डिज़ायर, ठीक है, और दूसरा उसका हेट्रेड। सो लेट्स स्टार्ट and then we'll have the central idea afterwards. So as you can see here, we are having the first stanza. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So यहाँ पे poet कहना चाहते हैं कि there are, for ending this world there are 2 ways. One is ice और the other one is fire. उनको ऐसा लगता है कि फायर से वर्ल्ड जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एंड कुछ लोग कहते हैं फायर इज़ द रीज़न, कुछ लोग कहते हैं आइस इज़ द रीज़न। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, पोइट का कहना है क्योंकि मैंने डिज़ायर्स को देखा है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं उनके फेवर में जाऊंगा जो फायर को सपोर्ट करते हैं, जो फायर को फेवर कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्चुअली यहाँ पे जो पोएट हैं वो इस चीज़ को किससे कंपेयर कर रहे हैं, द पोएट देन कंपेयर्स फायर एंड आइस विद 2 डिस्ट्रक्टिव फीचर्स, एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट, ऑफ ह्यूमन इमोशन। कौन से हैं वो 2, डिज़ायर एंड हेट्रेड। ही से दैट फ्रॉम व्हाट ही इज़ अवेयर ऑफ फायरी डिज़ायर्स, वो ये कहते हैं पहले स्टैंजा में कि उन्हें
उन्हें कुछ तो पता है जो फायर से रिलेटेड है, वो है डिज़ायर्स। डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा फायरी होती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि इंसान किसी भी एक्सटिंक्ट तक जाता है उस चीज़ को पूरा करने के लिए, राइट। सो ही वुड फेवर द वन, इसलिए वो उन लोगों को फेवर करेगा जो ये कहते हैं कि फायर इज़ द रीज़न फॉर द destruction of the world, destruction of the human life, right? So by saying so, he brings about the idea that human being lets their emotions rule them and the consequences of unmonitored longing is chaos. जब हमारे डिज़ायर्स हमें कंट्रोल करने लगते हैं, ओवर पावर करने लगते हैं, तब प्रॉब्लम्स होती हैं, तब ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। सो यहाँ पे ये मीनिंग था आपका फर्स्ट स्टैंजा का। लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टैंजा। बट इफ़ it had to perish twice, perish that means here perish का meaning है आपके पास die, perish का meaning है die. I think I know enough of hate to say that for destruction of eyes is also great and would suffice. Suffice that is be sufficient, suffice that means be sufficient, काफ़ी है, ठीक है। सो देखते हैं क्या इसका मीनिंग है। सो एक्चुअली व्हाट द पोएट वांट्स टू एक्सप्लेन हियर, सो क्योंकि उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में फायर के बारे में बताया था, तो उन्होंने सेकंड स्टैंजा में जो दूसरे एस्पेक्ट है डिस्ट्रक्शन का, उस पर फोकस किया है। ही ब्रिंग्स अबाउट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइस एंड हेट्रेड। यहाँ पे उन्होंने आइस को हेट्रेड से कन्वर्ट किया है, नफरत से कंपेयर किया है। वो ये कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पहली बार तो फायर से अर्थ डिस्ट्रॉय हो ही चुका है, बट अगर और भी कोई दूसरा तरीका है उसे डिस्ट्रॉय करने का, तो दूसरी बार अगर मैं सोचने जाऊँ तो मेरे दिमाग में आएगा हेट्रेड। तो हेट्रेड को उन्होंने कंपेयर किया है आइस से, एंड वो ऐसा कहते हैं कि ये भी सफिशिएंट है पूरे अर्थ को, पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड से मीनिंग है हमारी लाइफ, ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो पोइट क्या बोलते हैं, दैट द ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ इनसेंसिटिविटी एंड हेट्रेड हैज़ द पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन। सिर्फ डिज़ायर्स ही नहीं, हमारे अंदर जो हेट्रेड है, नफरत है, वो भी हमारे लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट कर सकती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस पूरे पोएम में जो पोएट ने समझाने का ट्राई किया है वो है, सो इफ़ गिवन एन ऑप्शन बिटवीन फायर एंड आइस, आइस वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। पहले वो कहते हैं फायर सफिशिएंट है, देन वो कहते हैं आइस, और उनका मानना है कि दोनों ही सफिशिएंट है ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी राइम स्कीम्स हम देखेंगे। सो राइम स्कीम किस तरीके से है देखते हैं। सो एज सीन इन द फर्स्ट, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फायर दैट मीन्स ए, फायर दैट मीन्स ए, सम से आइस, आइस दैट मीन्स बी, देन डिज़ायर, फायर डिज़ायर मैच कर रहा है, सो अगेन ए, एंड देन फिर से फायर दैट मीन्स ए। सो आपका राइम स्कीम है यहाँ पे ए बी ए ए, आपका राइम स्कीम है यहाँ पे ए बी ए, एंड सेकेंड स्टैंजा में भी वही है, दैट इज़ बी सी बी, क्योंकि आपका आइस से आपका ट्वाइस रिपीट हो रहा है। सो आपका जो टोटल राइम स्कीम है दैट इज़ ए बी ए, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है। जो पोइटिक डिवाइस हमने यूज़ किया है वो है पर्सोनिफिकेशन। पोइट ने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। पर्सोनिफिकेशन कहाँ से, तो पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, पर्सोनिफिकेशन जहाँ पे हम जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उनको हम लिविंग इमोशंस के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे फायर एंड आइस जो कि नॉन लिविंग थिंग है, बट पोइट ने यहाँ पे उनको सिम्बलाइज किया है दो इमोशंस के साथ जो कि ह्यूमन इमोशंस है, राइट। एक हेट्रेड है और एक डिज़ायर है, राइट। तो इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन वो पोएटिक डिवाइस है जिसे यूज़ किया गया है। अगेन यहाँ पे आपके पास थिंकिंग अबाउट पोएम है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, सो ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।